हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस प्री के सिलेबस में जो है चेंज हुआ है। 2021 की जो एग्ज़ाम लगने वाली है अब आरएएस की, उसमें सिलेबस जो है थोड़ा चेंजेस किया गया है। तो जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसा कि पता ही है कि आरएएस का जो पेपर है प्री का वो 200 अंकों का होता है। वो 3 घंटे का समय होता है, 150 प्रश्न होते हैं और 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें की जाती है। अब जानते हैं सिलेबस में जो है वो क्या क्या चेंजेस जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं। तो पहला तो था ही कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत जो है वो, उसमें राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग, यानी जो राजस्थान की जो पहले जो सिलेबस था उसमें सबसे पहला टॉपिक ये था कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। लेकिन यहाँ पर प्रागैतिहासिक स्थल दे दिए गए हैं पुरा पाषाण से लेकर ताम्रपाषाण तक, यानी कांस्य युग तक प्रागैतिहासिक काल हमें जो है पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र। प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति, मतलब हमें प्राचीन राजस्थान जो है उसका समाज भी पढ़ना है, धर्म भी पढ़ना है, संस्कृति भी पढ़नी है, ये हो गया। उसके बाद प्रमुख राजवंशों में महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसमें भी कौन कौन से पर्टिकुलरली दे दी गई है, जैसे गुहिल वंश, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कच्छावा। ठीक है। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था मध्यकालीन की पढ़नी है हमें। ठीक है, तो ये भी एक चेंजेस जो है वो हुआ है। उसके बाद में हम बात करें आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, ये हुआ है। राजनीतिक कारण, समाचार पत्रों, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जनजाति किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। मतलब ये तो लगभग सेम सा ही है, केवल ये जो है सामाजिक जागृति के कारक जो है वो थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। अब इसमें मानव निर्मित जलीय संरचनाएं जो है वो एक नया टॉपिक जोड़ दिया गया है, बाकी तो लगभग सेम सा ही था। चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, हस्तशिल्प वगैरह ये सब पहले से पढ़ने पड़ते थे। उसके बाद में हम बात करें प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य, नाट्य। अब इसमें प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग जो आर्ट है उसको अलग से बता दिया गया है, जिसमें हमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, हालांकि पहले भी पढ़ते थे लेकिन पहले सिलेबस में मेंशन नहीं था। अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। उसमें केवल लोक नृत्य और लोक संगीत ही थे। अब शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य भी जो है वो भी शामिल कर लिए हैं, तो इसको भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट हम बात करें भाषा एवं साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, ये भी पहले से था कि बोलियाँ हो गई। राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य, ये भी था। धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता, ये भी पहले से था। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले एवं त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण। ठीक है, ये भी लगभग हम पढ़ते थे, पर्टिकुलरली मेंशन नहीं था सिलेबस में, लेकिन ये हम जब राजस्थान की बुक पढ़ते थे तो उसके साथ ये पढ़ते थे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, ये सेम थे। तो पहले जो सिलेबस था उसमें राजस्थान के पर्यटन स्थल यानी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो थे वो भी शामिल था। आई थिंक उसको रिमूव कर दिया गया है, या वो कहीं ना कहीं सब टॉपिक के रूप में हो सकता है, लेकिन उसमें पिछली बार वाले सिलेबस में बिल्कुल पर्टिकुलरली दिया हुआ था महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें भारत के इतिहास की। तो भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु और वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रवण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीवक बौद्ध और जैन। मतलब हमें पर्टिकुलरली आजीवक बौद्ध और जैन संप्रदाय तो पढ़ना ही पढ़ना है। उससे पहले ये था कि भारत के प्रमुख इतिहास की विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हमें पढ़नी होती थी। ऐसा कुछ भी ये टॉपिक जो है शामिल नहीं था। तो अब ये टॉपिक जो है हमें पर्टिकुलर दे दिया गया है, उसको स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है कि ये पढ़ना है हमें। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियाँ, जैसे मौर्य काल, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चोल। अब जो राजवंश है, कौन कौन से राजवंश हमें पढ़ने हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, मतलब पूरा पर्टिकुलर दे दिया कि मौर्य पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, गुप्त पढ़ना है, सातवाहन पढ़ना है, चालुक्य पढ़ना है, पल्लव पढ़ना है और चोल पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है प्राचीन काल में, जबकि पहले के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बारे में बात करें प्राचीन भारत में कला और वास्तु, ये तो पहले भी था। कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य पिछली बार भी पढ़ना था। प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये भी एक नया जोड़ दिया गया है कि प्राचीन जो भारत था उसमें भाषा और साहित्य का विकास कैसे हुआ, जैसे संस्कृत का, प्राकृत का, तमिल का, तो ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें हम सल्तनत काल में हमें क्या पढ़ना है। प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियाँ, विजयनगर साम्राज्य की
सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, ये भी हमें पढ़ना है। मुगल काल, राजनीतिक चुनौतियाँ एवं सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी साम्राज्य, मराठा, ये सब हमें पढ़ना है। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान। तो इस तरह से जो है सिलेबस में जो है स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है, जबकि पिछली बार तो ओनली नॉर्मल चीज़ें बताई गई थी। नॉर्मल बताया गया कि प्राचीन काल पढ़ना है, प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं, उनकी प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था पढ़नी है, सामाजिक मुद्दे। अब हमें ये बता दिया गया है कि कौन कौन से वंशज पढ़ने हैं, मुगल काल में क्या पढ़ना है, मध्यकाल में क्या पढ़ना है, सूफी पंथ पढ़ना है, भक्ति भी पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा प्राचीन भारत में कला वास्तु जो है वो भी सब पढ़ने हैं, विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक काल की। अब आधुनिक काल जो है उसमें हम देखेंगे 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक का आधुनिक काल जो है हमें पढ़ना है। उसमें आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेताएं एवं संस्थाएं जो है वो हमें पढ़नी है, ठीक है। उस पिछली जो है उसमें प्रमुख व्यक्तित्व, घटनाएं, ऐसा कुछ था, बट इसमें क्या दे दिया गया, पर्टिकुलरली बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, मतलब जो सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों में योगदान, ये पढ़ना है। स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राज्यों की भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। अब इसमें ये तो था ही, ये तो पहले से ऐड था। अब नेहरू युग में संस्थानिक विकास क्या हुआ, निर्माण क्या हुआ वो, और विज्ञान एवं तकनीकी में क्या विकास हुआ, ये हमें अलग से और पढ़ना है इसके अंदर। ऊपर वाले में ये तो है ही, इसमें धाराएं अलग से और आ गई, ठीक है। बाकी ये पहले से भी था, लेकिन इसमें नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण और विज्ञान एवं तकनीकी विकास जो है वो एक्स्ट्रा में और पढ़ना है अभी। नेक्स्ट देखते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल। विश्व एवं भारत के भूगोल में हो गया पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ठीक है, ये तो मेंस के सिलेबस में भी ऐसे ही है। प्रमुख नदियाँ और झीलें हो गया, कृषि के प्रकार भी, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, पर्यावरण मुद्दे, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अवक्षय। पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं उसमें पर्टिकुलरली बता दिया, पहले क्या था पर्यावरण पारिस्थितिकी के मुद्दे बताए थे, इसमें पर्टिकुलरली हमें यही मुद्दे पढ़ने हैं। तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर भी हो गया कि यही मुद्दे पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश था, ये भी सेम हो गया लगभग। अब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो पिछले सिलेबस में था उसको जो है वहाँ पर यहाँ पर हटा दिया गया है। वन्य जीव और जैव विविधता है वो भी यहाँ पर हटा दी है, विश्व की, ठीक है, विश्व की हटा दी है, केवल नदियाँ पढ़नी है, झीलें पढ़नी है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में वही पर्वत, पठार, मैदान, जो भौगोलिक स्थलाकृतियाँ होती है वो पढ़नी है। उसके अलावा मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण जो है वो पढ़ना है हमें। और उसके बाद में प्रमुख नदियाँ, झीलें, फसलें पढ़नी है, खनिज पढ़ने हैं। खनिज में भी पर्टिकुलर बता दिया कि लोहेस्क पढ़ना है, मैग्नीज पढ़ना है, बॉक्साइट पढ़ना है, अवरक पढ़ना है। फसलों में भी पर्टिकुलरली बता दिया। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पढ़ने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे, ये सब पढ़ना है। तो मतलब काफ़ी स्पेसिफिकेशन कर दिया गया है सिलेबस में, तो मुझे तो अच्छा लगा कि यहाँ चेंज, खनिज यही पढ़ने हैं, फसलें यही पढ़नी है, तो इस तरह से चेंज हो गया। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के भूगोल की। तो राजस्थान के भूगोल में ये चेंज हुआ है, प्रमुख जो है भू आकृतिक प्रदेश हो गई, उनकी विशेषताएं हो गई, ओके। जलवायु की विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं जो है वो भी पूछ रहे हैं, जितने भी वर्गीकरण होते हैं उनके बारे में, तो पहले भी था ये। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा हो गई, नदी, झीलें, ये पहले भी था। फसलें हो गई, ये भी पहले भी पढ़ते थे। प्रमुख उद्योग भी पढ़ते थे, सिंचाई परियोजनाएं पढ़ते थे। जल संरक्षण की तकनीकें, ये नया जोड़ा गया है, जल संरक्षण की तकनीकें। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और जनजाति। अब पिछली बार क्या था, केवल जनसंख्या लिखा हुआ था ओनली, उसमें क्या पढ़ना है, यानी जनसंख्या में सब आ गया, लेकिन अब क्या पढ़ना है, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियाँ, केवल इतना ही पढ़ना है। खनिज में धात्विक और अधात्विक हो गया। उसके बाद में हम बात करें ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, जैव विविधता, इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। तो आप देख सकते हैं पर्यटन स्थल जो है वो भी एक नया जुड़ा है इसके अंदर, पर्यटन स्थल एवं परिपथ जो है वो इसके अंदर जोड़ा गया है राजस्थान के भूगोल के अंदर, अगर पिछले सिलेबस से हम कंपेयर करें तो। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान जो है उसके बारे में। उसमें भी ये हो गया कि संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की विशेषताएं और संविधान संशोधन, ठीक है, ये हम पढ़ते थे। उद्देशिका, मूल अधिकार, ये सब हम पढ़ते थे। राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, ये सब पढ़ते थे। भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रण, मतलब इसमें तो कोई चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है।
सब हम पढ़ते थे, ठीक है। उसके अलावा एक और बात करें, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण, ये जो है नया जोड़ा गया है इसके अंदर। गठबंधन सरकारें हो गई, ठीक है। गठबंधन सरकार तो पिछली बार भी थी, राष्ट्रीय एकीकरण भी पिछली बार था। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जो है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस जो किया गया है, बाकी लगभग सेम सा ही है, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लगभग चीज़ें सेम है। उसमें बस हमें जो केंद्रीय सतर्कता आयोग तो पढ़ना होता था, लोकपाल भी, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सब पढ़ने होते थे, तो पॉलिटी में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको देख लेते हैं। उसमें क्या क्या पढ़ना है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय। प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है, जिला प्रशासन और ये सब पढ़ना है, ये पहले भी पढ़ना था हमें। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, ये सब पहले भी पढ़ने थे। ये लगभग सेम सा ही है जो पिछली बार वाला था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में वही बजट निर्माण, ये वाला जो है फर्स्ट टॉपिक जो है सेम है, ये भी सेम है। स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार बिल्कुल सेम है। राजकोषीय मौद्रिक जो नीति है वो भी सेम है। सब्सिडी, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, मतलब इकोनॉमिक्स में नो चेंज। आर्थिक विकास एवं नियोजन, आर्थिक विकास में नियोजन में हो गया पंचवर्षीय योजनाएं जो हम पढ़ते थे पहले, जो अब क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। लगभग सेम है, केवल पंचवर्षीय योजना जो है उसको हटा दिया गया है, बाकी लगभग सेम सा ही है इसमें, क्योंकि पंचवर्षीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना का क्या काम है। और फिर इसमें मानव विकास सूचकांक जोड़ा गया है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक जोड़ा गया है, एक ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण निर्धारण, वर्तमान योजनाएं, ठीक है। और कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान सेम है, केवल वैश्विक खुशहाली सूचकांक जो है वो प्लस में और पढ़ना है हमें। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य हो गया, कृषि एवं उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे, समृद्धि, विकास, आधारभूत संरचना, प्रमुख विकास परियोजनाएं, तो ये तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वही है सेम, लगभग सेम वही चीज़ें, कुछ चेंज नहीं किया गया है इसके अंदर। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, दैनिक जीवन में विज्ञान के आधारभूत तत्व वही है, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो उठा दिया गया है, कंप्यूटर, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी तो पहले से ही था, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमें नहीं पढ़ना है। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह सब सेम है, ओके। उसके बाद नैनो प्रौद्योगिकी वही है, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसमें दो जोड़ दिए गए हैं, जैव प्रौद्योगिकी भी और आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जो मेंस में तो पहले से ही थे, इसमें और जोड़ दिए गए हैं। आहार एवं पोषण हो गया हमारा, रक्त समूह और आरएच कारक, इसमें आरएच फैक्टर और रक्त समूह जो हमारे की किसमें मेंस में भी है वो यहाँ प्री में भी जोड़ दिए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, ये यहाँ पर रोग जो है वो भी जोड़ दिए गए, मेंस में जो है वो सेम जोड़ दिए गए। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक परिवर्तन एवं इसके प्रभाव जो हैं वो पहले से था। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास जो है ये भी पहले से था। कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष में, ये सब सेम है दोनों, ठीक है। चेंजेस यहाँ पर हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, रक्त समूह और आजकारक जो है वो जोड़े गए हैं। नेक्स्ट हम देखें मैथ्स और रीजनिंग में। अब मैथ्स और रीजनिंग जो है उसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से सिलेबस निकाल दिया गया है, जैसे कथन एवं मान्यताएं, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क योग्यता, बिल्कुल सेम है मैथ्स का। उसके बाद में मानसिक योग्यता है, उसमें संख्या, अक्षर, कूटकुनी, कूटवाचन, संबंधों से संबंधित समस्याएं, ठीक है, ये पहले भी था। दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक, वेन डायग्राम, ये भी पहले था। तार्किक, दर्पण, पानी प्रतिबिंब, अब ये दर्पण जो है आई थिंक ये पहली बार जोड़ा गया है, हाँ दर्पण जो है वो पहली बार आया, दर्पण इससे पहले जो है नहीं पढ़ते थे। उसके अलावा आकार में उनके विभाजन ये पहले भी था। आधारभूत संख्यात्मक दक्षता, उसमें क्या क्या है, अनुपात समानुपात, ठीक है, ये पहले भी था, अनुपात समानुपात साझा जो था, प्रतिशत भी था, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज भी था, ठीक है। समतली चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र, ये नहीं था, ये भी एक नया टॉपिक जो है जोड़ा गया, समतली चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र जो है वो अब जोड़ा गया। आंकड़ों का विश्लेषण जो था पहले से था। ये माध्य, समानांतर, गुणांतर और ऋणात्मक माध्यम का और बहुलक, ये जो है वो पहली बार जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा गया है। क्रमचय और संचय जो है, ठीक है, प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है पहली बार जोड़ा गया है। प्रायिकता, ये भी पहली बार जोड़ा गया है। तो मैथ्स में जो है इसमें चेंज हुआ है काफ़ी, समतली चित्रों के परिमाप जोड़ा गया है, इसके अलावा माध्य जोड़ा गया है, क्रमचय संचय जोड़ा गया है, प्रायिकता ये सब जोड़ी गई है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट में। करंट में वही राजस्थान भारतीय और वही समस्याएं सेम है, खेलकूद और वही, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है।
तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस में जो है मैथ्स में चेंज किया गया है, काफ़ी चेंज किया गया है। तो मैथ्स में एडिशनल टॉपिक और पढ़ने हैं, जो पहले टॉपिक थे उसमें और भी पढ़ने हैं। तो इस तरह से सिलेबस में चेंज किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।